Black Ops 29.0. Start virtual camera. Stop recording. दिल के खूबसूरत लोग बहुत ही कम होते हैं। दिल के खूबसूरत लोग बहुत ही कम होते हैं और मुझे अत्यंत खुशी होती है आज उन ऐसे ही एक व्यक्ति का स्वागत करते हुए। आप सभी का स्टडी विथ वीआई द्वारा प्रस्तुत फ्लाइट ऑफ स्पिरिट इस कार्यक्रम में स्वागत है। आज के मुख्य अतिथि जिनका हम आज इंटरव्यू लेंगे, नीतू मैम, वो हमारे साथ उपस्थित है। मैम, आपका हमारे इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मैम। Me-WMF. Your microphone is off. Dot. Your microphone is on. सर्वप्रथम नीतू मैम, मैं चाहूँगी कि आप अपना एक छोटा सा परिचय देकर हमारे ऑडियंस को अपने बारे में कुछ जानकारी दे दीजिए। ओके, हेलो एवरीवन। मेरा नाम नीतू गर्ग है और मैं हापुड़ यूपी से बिलोंग करती हूँ। मैं स्टडी विद वीआई के साथ लास्ट 15 मंथ से वर्क कर रही हूँ एज अ मैनेजर पोस्ट पे, और मुझे इस टीम के साथ वर्क करके बहुत ही अच्छा लगता है और मैं बहुत ही कॉन्फिडेंट हो गई हूँ। तो मैं सबसे पहले धन्यवाद करती हूँ इस टीम का, जिसकी वजह से मैं आज इस इंटरव्यू के लिए आई हूँ और इस मंच पर आमंत्रित की गई हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद नीतू मैम। ये हमारी टीम के लिए भी बहुत ही गर्व की बात है कि हम अपने ही एक टीम मेंबर को एज अ रोल मॉडल पूरी दुनिया के सामने ला रही है। तो नीतू मैम, मेरा सबसे पहला क्वेश्चन आपके लिए ये रहेगा कि आप बाय बर्थ विजुअली इम्पेयर्ड है या फिर आगे चल के आपको ये डिसेबिलिटी आई है? जी हाँ, मैम मैं बाय बर्थ ब्लाइंड नहीं हूँ। मैं करीब करीब मैं जब 5-6 साल की थी तो मेरे पेरेंट्स ने नोट किया कि मैं जैसे धीरे धीरे मेरा विजन लॉस हो रहा था। तो मेरे पेरेंट्स ने नोट किया कि मैं जैसे बाहर छोटी सी थी, बाहर से खेलते हुए आती थी और रास्ते में रखी है चीजें, कुछ टेबल रखी है, चेयर रखी है, तो मैं उनको टक्कर लगाते हुए निकल जाती थी। तो पहले तो उन्होंने सोचा कि छोटा सा बच्चा है, जैसे खेलते हुए आती है और ध्यान नहीं देती है, डांटते भी थे। लेकिन उसके बाद उनको ऐसा फील हुआ कि शायद इसको देखने में कोई प्रॉब्लम होती है, तो फिर तब उन्होंने डॉक्टर को दिखाया और उसके बाद डॉक्टर ने बताया कि प्रॉब्लम है इनको और ये धीरे धीरे विजन पूरा लॉस हो जाएगा। तो फिर यहीं से मेरे बीमारी की शुरुआत हुई और मेरा धीरे धीरे विजन बिल्कुल कम होता चला गया और अभी मैं बिल्कुल टोटली ब्लाइंड हूँ। ओके मैम, तो मैं आपसे अभी अगला क्वेश्चन ये करना चाहूँगी कि जैसे आपको पता चला कि आप विजुअली इम्पेयर्ड हो, तो फिर आपकी आगे की एजुकेशन कैसे रही? क्या डिफ़िकल्टीज आई आपकी एजुकेशन में? मैम Your microphone is off. Dot. एजुकेशन तो जब मेरा विजन तो था, धीरे धीरे लॉस हो रहा था, बट मुझे दिखता था, तो विजन सॉरी एजुकेशन मेरी उसी तरह चलती रही। और प्रॉब्लम मुझे होती थी, पहले पहले मैं ट्यूबलाइट में पढ़ लेती थी, उसके बाद फिर जो बल्ब की Your रोशनी microphone. होती है, हाई रोशनी, उसमें भी पढ़ लेती थी। और फिर धीरे धीरे करके जैसे मैं 7th और 8th तक जा पहुंची तो केवल मैं दिन की रोशनी में और शाम के समय जब तक कि सूरज छिपता नहीं है तब तक पढ़ पाती थी। स्कूल से आते ही मैं अपना वर्क पूरा करके रख लेती थी, उसके बाद मैं नहीं पढ़ पाती थी। लेकिन पढ़ाई में मुझे प्रॉब्लम नहीं होती थी क्योंकि मेरी मेमोरी काफी अच्छी थी और जो स्कूल में टीचर्स कराती थी वही मुझे सब लर्न हो जाता था। और जो मेरा वर्क होता था राइटिंग वाला, उसको मैं दिन दिन में ही अपना कर लेती थी और लर्निंग की मुझे प्रॉब्लम नहीं होती थी। बट प्रॉब्लम आती थी मुझे एग्जाम के टाइम पे, एग्जाम या फिर टेस्ट होते थे, क्योंकि उस समय एक माइंड में हमारे होता है कि इतने टाइम में मुझे खत्म करना है और क्वेश्चन क्या लिखा है अगर ब्लैक बोर्ड पे लिखा है तो मुझे नहीं समझ आता था, तो वहां मुझे प्रॉब्लम होती थी। बट एजुकेशन मेरी धीरे धीरे चलती रही, थोड़ी प्रॉब्लम आती थी। और इसी तरह से मेरा 10th का भी मैंने एग्जाम दिया हाँ, लेकिन वो मेरा क्लियर नहीं हुआ था। उस समय बोर्ड का एग्जाम होता था 10th क्लास का। तो जब मैं 10th में आई तब उस समय क्या होता था कि बोर्ड का एग्जाम होता था और सेंटर दूसरे स्कूल में पड़ता था। बट अपने स्कूल में जहाँ मैं पढ़ती थी, स्टडी करती थी, वहां पर तो
टीचर भी मेरी प्रॉब्लम को समझते थे, थोड़ा सा हेल्प भी कर देते थे। मेरी सीट उजाले में डलवा देते थे और क्वेश्चन कभी कभी पढ़ के बता देते थे, बट उनको पता था किसको प्रॉब्लम है। लेकिन जब दूसरे स्कूल में सेंटर पढ़ने की बात आई तो फिर मेरे फादर ने बोला मेरी मम्मी को कि आप जाओ उस स्कूल में और उनको बता कराओ भी इसका थोड़ा हेल्प कर दें। फिर मेरी मदर गई वहां पे, फिर उन जो प्रिंसिपल थी उनसे बोला कि हमारे बच्चे को ऐसे प्रॉब्लम है। तो उन्होंने बोला कि हम आपकी ये हेल्प कर सकते हैं कि हम राइटर देंगे, एक छोटा बच्चा 6 7 का, और ये बोलेगी आंसर और वो राइट करेगा। तो फिर ऐसे आके घर पे बताया मम्मी ने। फिर घर में डिस्कस हुआ सब में, तो ये हुआ कि अ, अगर हम जैसे कुछ भी एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, जब हम हमारे माइंड में कोई क्वेश्चन का आंसर होता है बट हम उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते दूसरे को लिखने के लिए वर्ड बाय वर्ड, तो प्रॉब्लम आएगी उस समय। तो फिर ये हुआ कि मम्मी ने बोला कि आप इसको इतनी हेल्प कर देना कि सीट उजाले में डलवा देना और क्वेश्चन पेपर थोड़ा पढ़ के सुना देना ताकि ये खुद से राइट कर सके। तो फिर उन्होंने बोला कि ठीक है हम ऐसा हेल्प कर देंगे, तो फिर मुझे पूरी हेल्प मिलती थी वहां से। बट फिर भी उसके बाद भी मेरा बस कुछ समय की बात होती है, मतलब एग्जाम भी मेरे बहुत अच्छे हुए थे, लेकिन एग्जाम मेरा वो क्लियर नहीं हो पाया 10th। और विजन मेरा उस समय था काफी लॉस हो चुका था। तो फिर और डॉक्टर भी बोलते थे कि आइज को रेस्ट दो। तो इसकी वजह से मैंने पढ़ाई मेरी छूट गई बीच में। फादर ने भी बोला कि अगर ठीक हो जाएगी, हम इलाज तो कराते ही हैं, ठीक हो जाएगी तो बाद में भी पढ़ लेगी। फिर मेरी पढ़ाई बीच में छूट गई। उसके बाद मैंने म्यूजिक वगैरह में कई बार लेने की कोशिश की, बट 2 3 बार स्टार्ट किया म्यूजिक सीखना, बट वहां से भी कुछ भी नहीं हमें हाथ लगा, अच्छा नहीं हो पाया। उसके बाद फिर मैं काफी सालों तक घर में ही रही। 10th मेरा बीच में ही रुक गया। फिर मैं 2016 में आई नैब में, कहीं से पता लगा कि दिल्ली में है एक एनजीओ, ये हॉस्कास दिल्ली में है, नेशनल एसोसिएशन फॉर ब्लाइंड वीमेन। तो यहाँ पर ट्रेनिंग कराते हैं। पहले मेरे फादर ने बोला कि इसका इतना इसका गैप हो चुका है, ये नहीं कर पाएगी। तो फिर मैं फादर के पीछे पड़ गई कि नहीं मुझे भेजो, और वहाँ पे और भी तो लड़कियां रहती हैं, मैं भी रह लूंगी। फिर मैं नैब में आई, तो यहाँ पे ट्रेनिंग सेंटर है, ये ट्रेनिंग कराई जाती है, तो यहाँ मैंने जनरल ट्रेनिंग की। फिर जब मैं नैब में आई तो फिर मुझे बताया गया कि अगर मैं साथ साथ अपनी स्टडी भी जारी रख सकती हूँ। ओपन से हम लोग फॉर्म भरा देते हैं और फिर राइटर दिलाते हैं, आप एग्जाम दे सकते हो। तब मैंने 10th का फॉर्म भरा, वो मेरा क्लियर हुआ। और उसके बाद फिर 1 साल का गैप करके मैंने 12th का भी फॉर्म भरा, वो भी मेरा क्लियर हो गया, तो अब मेरा 12th पास हो गया है। ओके, बहुत हाँ मैम, अच्छी यहाँ बात है। यस मैम, आप पूछिए। हाँ मैम, यहाँ से हम थोड़ा सा पीछे जाएंगे। मेरा एक पीछे जाके क्वेश्चन है, जब आप स्कूल टाइम था आपका, स्कूल टाइम में जब जैसे आपको पता चला, जैसे जैसे आपका विजन कम होता चला गया, जब आपका विजन उस स्टेज पे आ गया जहाँ पे बहुत लो हो गया था, बट आपका स्कूल टाइम था उस टाइम, 9th 10th में, उस टाइम जो आपके साथ क्लासमेट्स थे आपके, उनका बिहेवियर कैसा था आपको लेके? हाँ, उनका बिहेवियर मेरे लिए अच्छा था। बट क्या मेरी कजन थी, उनके साथ ही मैं स्कूल जाती थी, क्योंकि वहाँ पे ऑटो वगैरह का सिस्टम नहीं था उस समय स्कूल जाने के लिए, और हम गवर्नमेंट स्कूल में, मेरा 9th और 10th हुआ। तो मेरी कजन थी, पापा ने उनको बोल दिया कि आप इसको अपने साथ लेकर चले जाया करो, तो मैं उनके साथ ही स्कूल जाती थी, उनके साथ ही आती थी। लेकिन हाँ, विजन मेरा उस समय बहुत कम हो चुका था, तो पढ़ाई में भी मुझे बहुत प्रॉब्लम आती थी। और जो मेरी फ्रेंड्स थी, बहुत अच्छी मेरी फ्रेंड्स नहीं बनी थी, क्योंकि मैं उनके साथ बहुत ज्यादा खेलती नहीं थी, कुछ नहीं करती थी। मुझे भी प्रॉब्लम होती थी, तो बहुत अच्छा बिहेवियर नहीं था। पर टीचर्स कुछ जानकार थे, तो वो हेल्प करते थे थोड़ी सी, और जो मेरी कजन थी वो थोड़ी मेरी हेल्प करती थी। बट बहुत अच्छा मतलब बिहेवियर की, मेरे मुझे कोई पढ़ाई में हेल्प करे बहुत ज्यादा, वो वाली चीज नहीं थी। ओके नीतू मैम, सो कई बार हम देखते हैं कि जब लेट डिसेबिलिटी आ जाती है, विजुअली इम्पेयर्ड ही नहीं, जब कई बार कई डिसेबिलिटीज़ आ जाती हैं लोगों को एक्सीडेंट की वजह से या किसी भी कारणवश, तो सोसाइटी और फैमिली उन्हें एक्सेप्ट नहीं करती, स्पेशली जब एक लड़की डिसेबल हो तो एक अलग ही नज़रिए से देखा जाता है। तो आपके फैमिली या आपके आसपास के लोगों का रिएक्शन क्या था उस समय जब आपकी
जाने शुरू हो गई थी और जब डॉक्टर्स ने बोल दिया था कि आपकी विजन अभी और जाएगी? हाँ, इस मामले में मैं बहुत लगी रही। मेरी फैमिली पूरी सपोर्ट मुझे करती है और जो भी मेरे रिलेटिव्स हैं वैसे सपोर्ट करते हैं। बट जहाँ मेरा विजन लॉस हो रहा था और जब डॉक्टर्स के पास हम लोग जाते थे, इलाज चलता था, तो जो रिलेटिव्स को पता लगता था विजन लॉस है, तो उस टाइम से वो चीजें पूछते थे। कोई भी चीज डाल दिया जैसे सामने की, इसको उठाओ, तो मुझे वो चीज अच्छी नहीं लगती थी कि ये क्यों कह रहे हैं ऐसे। बट उनका बिहेवियर वो उस टाइप का नहीं था कि मेरा मजाक उड़ाएं। वो मतलब कोशिश करते थे कि इसको देखें कि कैसे करेगी, ये उठाएगी, उठा पाएगी, नहीं उठा पाएगी, और इसका इलाज चल रहा है तो अब इसको कितना फायदा हो रहा है इलाज से, वो ये देखने के लिए करते थे। लेकिन हाँ, और मम्मी से पूछते थे कि आप कहाँ इलाज चल रहा है, कोई फायदा है नहीं है। तो अगर मेरे बारे में कोई बात करता था मेरे सामने तो मुझे एकदम रोने लग जाती थी। मुझे वो चीज बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। और जो कोई मुझसे पूछता था तो मुझे वो चीज बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगती थी। बट वैसे फैमिली मेरी पूरी सपोर्टिव थी और सारे रिलेटिव्स भी मेरे सपोर्ट करते थे। ओके, फिर तो ये बहुत अच्छी बात है नीतू मैम कि आपको इतना अच्छा सपोर्ट मिला आपकी फैमिली के साथ। जैसे एक छोटा सा जनरल सा क्वेश्चन है, आपके कितने भाई बहन हैं आपकी हम्म फैमिली में? हम हाँ, हम 3 सिबलिंग्स हैं। मैं अकेली बहन हूँ और मेरे 2 बड़े भाई हैं। और बाद में जब मेरा विजन बिल्कुल लॉस हो चुका था और मैं घर में ही थी, नैब में आने से पहले ही मेरे दोनों भाइयों की शादी हो गई थी और दोनों भाभियां मेरी मुझे दिल से चाहती हैं। ये मैं बहुत लकी हूँ इस चीज में, मुझे बताते हुए बहुत ही गर्व होता है। और भाइयों के बच्चे भी जान देते हैं मेरे ऊपर, मुझे बहुत प्यार करते हैं। और इवन भाभीियों के मायके वाले भी, दोनों के मतलब हर जगह जाएंगे तो मुझे पूछेंगे। और मैं भाई भाभी के मायके भी कई बार जाके आई हूँ, सब मुझे मतलब बहुत अच्छे से प्यार करते हैं। ऐसा नहीं कि ऐसी लड़की है इसको ऐसे नहीं प्यार करेंगे। और ना ही कभी मेरी भाभी ने ऐसा सोचा कि हमारी ननद ऐसी है तो हम इनको अपने किसी के सामने ना लेकर जाएं। सबको अपने खुद से मिलवाती थी। और आज तो जब मैं खुद इंडिपेंडेंट हो गई तब तो कुछ कहना ही नहीं। लेकिन पहले भी मुझे पूरा सपोर्ट मिला मुझे मेरे परिवार से। ओके, बहुत अच्छी बात है ये तो मैम। आपने आपकी फैमिली सपोर्ट, सोसाइटी सपोर्ट के बारे में तो बताया, लेकिन जब डिसेबिलिटी हुई तो आपका खुद का क्या, आपकी खुद की क्या सोच थी, या आपने उस डिसेबिलिटी को कितना टाइम लगाया एक्सेप्ट करने के लिए? क्योंकि ये बहुत बड़ी चीज़ होती है, इसको कोई आके आपको बोल दे कि हाँ ये हो गया है तो ऐसा तो नहीं होता कि हाँ ठीक है मुझे ये हो गया और मुझे ये एक्सेप्टेड है। तो आपकी सिचुएशन क्या रही और कैसे आपने मैनेज किया उन दिनों में? हाँ, अब मैनेज करने की मैम जहां तक बात है, मुझे प्रॉब्लम आई थी जब मेरा विजन लॉस हो रहा था। क्योंकि लोग बोलते थे कि कोशिश करो, देखो, और साथ में चल रहे हैं तो देखने की कोशिश करना। हाथ तो मम्मी पकड़ के ही चलती थी, लेकिन ऐसा कोशिश करते थे कि साथ में कुछ है, देखो। लेकिन जब बिल्कुल लॉस हो गया विजन तो उस समय मुझे ये था कि हाँ अब तो कोई मेरा हाथ पकड़ के ही चलेगा। मुझे अगर चलना है तो चीज को ढूंढ के ही चलना है, हाथ आगे करके ढूंढना है। लेकिन जब विजन था थोड़ा सा, उस समय मुझे ज्यादा प्रॉब्लम होती थी कि मैं जैसे किसी चीज को फाइंड करते हैं हाथ से, वो चीज नहीं कर सकती थी। और जब पूरा टोटली विजन लॉस हो गया तो मुझे तो हाथ चला के ढूंढना है किसी चीज को, ये था। तो मुझे टोटली ब्लाइंड होने के बाद ठीक लगा कि अब तो विजन लॉस हो चुका मेरा। और जहां तक बात है एक्सेप्ट करने की, तो मुझे खुद को तो प्रॉब्लम होती ही थी, तो एक्सेप्ट तो मैं कर ही चुकी थी। क्योंकि मुझे 100% का कुछ भी नहीं ध्यान कि 100% विजन क्या हो। मुझे तो डिसेबिलिटी वाली चीज पता है कि मुझे प्रॉब्लम थी पढ़ने में, या मतलब जो भी चीज मुझे देखने में प्रॉब्लम थी, तो वो उस समय मुझे ज्यादा परेशानी होती थी कि मैं देखने की कोशिश कर रही हूँ और मुझे नहीं दिख रही है। और जब मेरे सामने अंधेरा ही अंधेरा था तो फिर तो कि वे अब मुझे देखना ही नहीं है कुछ, तो मुझे समझना ही है चीजों को। ओके, और मैम क्योंकि आप एक शार्प स्टूडेंट रही हैं, तो जब 10th आपका क्लियर नहीं हो पाया और जब आपकी स्टडीज़ ड्रॉप हो गई, तो तब आपने क्या किया? तब आपका क्या रिएक्शन था इस चीज़ पे? हाँ, उस समय मुझे कुछ दिन बहुत अजीब सा लगा था, मैं कैसे अपना टाइम पास करूं।
क्या करूं मैं क्या ना करूं, तो मैं घर में बस ऐसे कुछ भी डस्टिंग करने लग जाती। रूम में कोई चीज है, जैसे मैं अकेली बैठी होती, कुछ भी ड्रेसिंग टेबल है उसको मैं क्लीन करती। या फिर विजन तो मेरा था थोड़ा उस समय भी, तो किताबें पढ़ने का मुझे बहुत शौक था। और किताबें मैं अपने हिसाब से जैसे सनलाइट में पढ़ लेती थी, तो मैं पूरा दिन वो किताबें पढ़ती रहती थी लेट के। कुछ भी है। और रेडियो में सुनने का मुझे गाने वगैरह, मतलब गाने भी नहीं, कुछ प्रोग्राम सुनने का मुझे शौक था। मैं उस जिस तरह से अपना टाइम पास करती थी उस समय, और कुछ क्लीनिंग करके कुछ इस टाइप से अपना टाइम पास। ओके। और क्या कभी आपको स्पोर्ट्स में, आउटडोर गेम्स, आउटडोर एक्टिविटीज़ में इंटरेस्ट रहा है? हाँ, आउटडोर गेम गेम और मुझे हर चीज में इंटरेस्ट रहा, लेकिन जो मेरे हिसाब से होते थे, जिसमें मैं खेल सकती थी, उसमें मेरे को इंटरेस्ट था। और जैसे एक गेम होता है हाइड एंड सीक, है ना, उसमें तो देखने का ही काम होता है, तो उसमें मुझे इंटरेस्ट नहीं आता था। बाकी कुछ गेम जैसे लड़कियों वाले होते हैं, गिट्टू खेलना, और खेलने में प्रॉब्लम थोड़ी आती थी, बट मैं लूडो खेलना, गिट्टू खेलना, वो चीज मुझे बहुत अच्छी लगती थी, जहां मैं खेल सकती थी। कभी कभी ऐसा होता, दो जने हम खेल रहे हैं, तो विजन तो मेरा लॉस हो ही रहा था, तो मुझे देखने में प्रॉब्लम आती थी, तो वहां मुझे थोड़ी प्रॉब्लम होती थी, लेकिन खेलना मुझे बहुत अच्छा लगता। ओके। तो मैम, अभी आप करेंटली वर्किंग हैं, तो क्या आप हमें एक छोटा सा बता सकते हैं कि आप क्या काम करती हैं? हाँ, अब मैं वर्किंग हूँ। मैं देखिए 2016 में आई थी नैब में, जैसे कि अभी मैंने बताया नैब हॉस्पिटल दिल्ली में के बारे में हमें पता लगा। बिकॉज क्या है कि जैसे अब मैं ब्लाइंड हो चुकी थी, तो सब लोग बोलते हैं इसको कहीं ट्रेनिंग करा लो, कुछ सिखा लो, पढ़ा लो। ऐसे तो स्कूल होते हैं, ब्लाइंड लोगों को भी सिखाते हैं, लेकिन क्या है कि हम यूपी से बिलोंग करते हैं, तो एक सोच होती है कि घर वालों की कि बाहर नहीं भेजेंगे। और बाहर क्यों नहीं भेजेंगे, स्पेशली दिल्ली में इस टाइप के कोर्स ज्यादा होते हैं, तो दिल्ली के नाम से डरते थे पहले तो घर वाले। दूसरी चीज, सबसे बड़ी चीज ये है कि ऐसा नहीं पता था कि जो बाद में ब्लाइंड हैं उनको भी इस टाइप के स्कूलों में एडमिशन मिल जाता है। क्योंकि ब्लाइंड स्कूल, ब्लाइंड को पढ़ाने के स्कूल होते हैं, तो घर वालों के माइंड में ये चीज थी जो बाय बर्थ ब्लाइंड है उनको एडमिशन मिलेगा। और जब मेरा विजन लॉस हो रहा था कि जो जिनको कुछ दिखता है उनका भी एडमिशन हो सकता है, या फिर ट्रेनिंग होती है, उस टाइप से कुछ भी पता नहीं था, इसलिए हम घर में ही रह गए थे। और जो कुछ लोग बोलते थे कि कुछ सिखा दो, तो बस ये कि अगर अपने शहर में होता तो सिखा लेते, हम बाहर नहीं भेजेंगे, ऐसे मेरे मम्मी पापा बोल देते थे। और स्पेशली दिल्ली के नाम से इतना फ्रॉड होता है, तो और मैंने कभी नहीं कहा मम्मी पापा से, मेरे मन में होता था मैं कुछ सीख लूं। रेडियो वगैरह में जैसे मैं एडवर्टाइजमेंट सुनती थी, तो कि ऐसे चीजें होती हैं डिसेबल्ड लोगों के लिए, सिखाते हैं, करते हैं, और वो काम भी करते हैं, तो मैं सोचती थी ऐसे कैसे हो जाएगा, कैसे काम कर लेंगे, और पता नहीं क्या है, ये ऐसे ही कहते हैं, ये तो फालतू की बकवास करते हैं, मैं ये सोचती थी। और मैं मन में सोचती थी मैं कुछ सीख लूं तो मेरा काम मैं करती रहूं अकेले Your बैठ के, microphone is off ऐसा not. मुझे कुछ मिल जाए सीखने को। लेकिन हाँ, मैंने मन की बात कभी भी बोली नहीं थी। पर कहते हैं जब समय अच्छा आता है तो सब कुछ अच्छा हो जाता है। ऐसे ही एक दिन क्या हुआ कि पापा जैसे मॉर्निंग वॉक के लिए जाते थे पार्क में, तो पापा के फ्रेंड भी साथ में जाते थे, तो ऐसे ही पापा गए, और फ्रेंड भी थे साथ में, वो वापस भी आ गए घूम के। और उसके कुछ भी नहीं हुआ, उसके बाद वो जो फ्रेंड साथ में गए थे वो वापस हमारे घर आके Your बैठ microphone is गए, off not. हम लोग चाय पी रहे थे। तो उन्होंने बोला कि भाई साहब, मेरी एक रिलेटिव है, और वो आई हुई है मेरे घर इस समय, और वो भी ब्लाइंड है, तो उसने दिल्ली से कोई कोर्स किया है, और आप नीतू को भी भेज दो वहां पे। वो मुझे जानते थे अच्छे से, लेकिन उन्होंने पहले कभी भी नहीं बताया था कि मेरी ऐसे कोई रिलेटिव है और वो भी ब्लाइंड है, कभी भी उन्होंने जिक्र नहीं किया था। उस दिन वो कहने लगे उस वो आई हुई है, आप उससे बात कर लो और नीतू के बारे में, और आप उसको भी, नीतू को भी वहां भेज दो दिल्ली में। तो पापा ने ऐसे ही छोड़ दिया कि अब तो इसको बहुत टाइम हो गया पढ़ाई छोड़े हुए, ये कैसे पढ़ पाएगी। बोले कोई बात नहीं, आप बात तो कर लो उससे। तो पापा ऐसे ही बस चुप होके बैठ गए, मतलब पापा ने उतना ध्यान नहीं दिया कि नहीं नहीं, हम नहीं कुछ भी करेंगे।
तो वो भी पीछे पड़ गए और उसके बाद वो मम्मी के पास किचन में जाके खड़े हो गए। मम्मी को कहने लगे कि भाभी जी आप मेरे पास आना, घर पे वो आई हुई है और आप उससे बात करना। तो मम्मी ने कहा Notification from ठीक है WhatsApp. चलो All देख updates list. लेंगे। थोड़ी देर बाद वो वापस फिर आए, फिर कहने लगे कि वो अभी 10 बजे चली जाएगी, आप अभी आ जाओ उससे बात कर लो। फिर मैं भी सुन रही थी दूर से कि ऐसे कुछ ये कह रहे हैं, लेकिन मैं बोली नहीं थी। फिर मैंने मम्मी से पूछा, मैंने कहा मम्मी अंकल क्या कह रहे थे? तो मम्मी ने बोला कि ऐसे ये कह रहे हैं ऐसे ऐसे। तो मैंने कहा हाँ मम्मी जाओ ना बात करके आओ। तो बोली तो अगर वो कहेंगे वहां पे कोई है तो रहना पड़ता है वहां पे, तो तू रह लेगी? मैंने कहा हाँ और भी तो लड़कियां रहती होंगी, वो भी तो ब्लाइंड होंगी, मैं भी रह लूंगी। तो अब मम्मी बोली ठीक है अच्छा चल मैं जाती हूँ। फिर मैं कहा नहीं मम्मी जाओ, फिर वो चली जाएगी, ऐसे जाओ। मैंने जबरदस्ती मम्मी को भेजा। उस समय मैंने पहली बार मम्मी को फोर्स किया था कि मुझे कुछ करा दो। फिर मम्मी उनसे बात करके आई। तो मैंने कहा मम्मी ऐसे कुछ ट्रेनिंग भी होती है, कुछ सिखाते भी तो होंगे, जरूरी नहीं कि हम पढ़ाई करें, और सिखाते भी होंगे कुछ वहां पे। तो मम्मी ने कहा ठीक है मैं जाती हूँ। फिर मम्मी उनसे बात करके आई। तो उन्होंने बोला कि ऐसे ट्रेनिंग भी कराते हैं, कंप्यूटर वगैरह सब चीजों की ट्रेनिंग होती है, और कुछ भी सीख भी सकते हो और पढ़ाई भी कर सकते हो वहां पे। तो मम्मी ने कहा ठीक है आप हमें वहां का एड्रेस देना, फिर हम बात करेंगे। तो उन्होंने बोला कि अभी तो मेरे पास एड्रेस नहीं है प्रॉपर, मैं जाऊंगी और मेरे पास एड्रेस किसी से लेकर मैं दे दूंगी। फिर 1-2 दिन वो बाद मैं घर गई अपने। फिर मैं बस पापा के पीछे पड़ गई। मैंने कहा पापा उनसे उनको फोन करो, उनसे एड्रेस लो, कभी वो भूल जाएं। फिर तो मैं हर दूसरे दिन तीसरे दिन अंकल से बात करो, बोले वो अभी घर जाएंगी वो बात बता देंगी, क्यों चिंता कर रही है बस। फिर बस अच्छा हुआ कि 1-2 दिन बाद उनका फोन आया, एड्रेस दिया, और 15 दिन बाद मैं नैब में आ गई थी। उसके ठीक 15 दिन बाद हमारे पास कॉल बात हुई हमारी नैब में, और मैं नैब में आ गई थी। फिर नैब में आके मुझे पता लगा कि भाई ऐसे ट्रेनिंग होती है। फिर मैंने ट्रेनिंग की, साथ साथ मैंने 10th का फॉर्म भी फिल किया। और उतना मैं लगी रही कि आफ्टर 6 मंथ ही मैं वर्किंग भी हो गई। नैब की साइड से ही मैंने यहाँ पे जनरल ट्रेनिंग की 6 मंथ की। और एज अ थेरेपिस्ट एक बार फिर जो यहाँ पे जॉब कोऑर्डिनेटर थी, जब मेरा पूरी ट्रेनिंग हुई तो उन्होंने मुझे बुलाया कि नीतू तुम्हारा कोर्स हो गया है पूरा, और अगर हम तुम्हारी जॉब लगवाएं तुम करोगी? तो मैंने बोला मैम वैसे तो मुझे जॉब नहीं करनी, मुझे तो अपने घर जाना है ये सीख के, क्योंकि मैंने यहाँ पे टॉकिंग हैंड्स मतलब थेरेपी का कोर्स किया था। मुझे बहुत शौक था इस चीज का, मैंने यही किया था। मैंने कहा मुझे तो अपने घर जाना है सीख के, और मुझे जॉब नहीं करनी। जॉब में तो बंद जाते हैं, हम अपने घर भी नहीं जा सकते, प्रॉपर टाइम देना पड़ता है। और मैं तो घर जाऊंगी, और घर में जो आसपास लोग होते हैं ना उनको मैं फायदा पहुंचाऊंगी, मैं तो घर जाऊंगी। लेकिन हाँ अगर जॉब मिलती है तो मैं 2-3 महीने कर लूंगी, बस मैंने ये बोल दिया। लेकिन मन में ये सोचती थी कि हाँ मैंने तो कोई पढ़ाई भी नहीं करी, कुछ नहीं किया, मुझे बड़ा जॉब मिलेगी, अच्छे अच्छे पढ़े लिखे तो घूम रहे हैं, मैं कौन सा जॉब करूंगी। मैं ऐसे सोचती थी। मैंने बोल दिया कि ठीक है अगर जॉब मिलती है तो मैं 2-3 महीने कर लूंगी, वैसे मुझे करनी नहीं है। तो बस ऐसे मैंने ऐसे ही बोल दिया, मैं चली गई। अब एक दिन मैम ने बोला कि तुम्हें कल को हमारे साथ चलना है, हम बात करेंगे, हमारे पास कॉल आई। मैंने कहा ठीक है चलेंगे, कोई बात नहीं। अब मैं चली गई मैम के साथ। वहां जाके मैम ने बोला कि तुम एक पेयू कंपनी में वैकेंसी है गुड़गांव में, और तुम्हें कल जान अगर तुम्हें करनी है तो 18,000 रुपए सैलरी देंगे, और तुम्हें ऐसे ऐसे करना होगा, कल चले जाना। मैंने कहा ठीक है चली जाऊंगी। तो फिर मैंने कहा ठीक है मैं चली जाऊंगी। फिर बस अगले दिन ही ये सब ज्वाइनिंग भी हो गई वहां पे। उसके बाद मैंने फिर पापा को बताया, घर पे फोन किया, मैंने कहा पापा मेरी सेंटर वाले जॉब लगवा रहे हैं। तो पापा भी सोच में पड़ गए, कैसे जॉब करेगी क्या है? तो बोले बेटा कैसे करेगी, क्या पता नहीं कौन सी कंपनी होगी क्या होगा। तो मैंने कहा लेकिन पापा बात तो हो गई यहाँ पे। तो उस समय मम्मी घर पे नहीं थी, तो मम्मी बोली ठीक है मम्मी आ जाएंगी थोड़ी देर में, जब मैं मम्मी से बात करूंगा जब बताओ। और वैसे तो भैया को बता दी, भैया उस समय गाजियाबाद शिफ्ट हो चुके थे, तो भैया को बताई। मैंने कहा ठीक है। अब मैंने भैया को कॉल कर दिया, मैंने कहा भैया से बात करी। मैंने कहा भैया ऐसे ऐसे जॉब लगवा रहे हैं सेंटर वाले कंपनी में। तो भैया भी चुप हो गए। मैंने कहा भैया भाभी से बात करा दो। भाभी से लिए बात करी, भाभी को बताया, हाँ दीदी करो बिल्कुल, जब तुम्हें मिल रहा है तो करो, और अच्छा हो जाएगा, हमारा भी नाम होगा, करो जब तुम्हें मौका मिल रहा है। तो भाभी ने मुझे सपोर्ट किया।
फिर दो भाई हैं, जैसे मैंने बताया, मैंने दूसरे भैया को कॉल किया, उन्हें बताया, वहां भी मैंने भाभी से बात की, उन्होंने भी दीदी करो, बिल्कुल करो, किसी की मत सुनो, करो जॉब। उसके बाद फिर थोड़ी देर बाद मैंने वापस पापा को फोन किया, तो पापा ने मम्मी से बात करी। मम्मी भी यही कह रही थी कि मैंने पापा को बोला कि देखो, अगर हम जॉब नहीं कराएंगे तो वो तो कोर्स उन्होंने करा दिया, वो तो घर वापस भेज देंगे, तो फिर हमारा सिखाने का फायदा क्या होगा, जैसी थी वैसे ही हो जाएगी। तो अगर जॉब नहीं करानी है तो फिर क्या फायदा होगा, देखो आप जॉब करा लो, अपने मन को कंट्रोल करो। तो मतलब घर की लेडीज ने मुझे सपोर्ट किया, सपोर्ट पापा ने, भैया ने, सबने किया, लेकिन वो डरते थे कि कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए, कैसे जाएगी, ये होगा। तो बोले कैसे जाएगी, मैंने कहा सेंटर वाले साथ जाते हैं, ध्यान रखते हैं। फिर कई दिन मैम साथ गई मेरे, पूरा ओरिएंटेशन कराया। उसके बाद फिर कॉल पे भी जब मैं अकेले गई तो कॉल पे भी बात करते थे, हाँ भाई तुम पहुंच गए, पूरा सपोर्ट मुझे मिला। और जितना मिला उससे भी ज्यादा मैं घर पे फोन करती तो बताती मुझे सेंटर वाले बहुत ध्यान रखते हैं, कुछ भी नेगेटिव मैंने नहीं बताया घर पे। तो मुझे पूरा इस तरह से सपोर्ट मिला, और मैं पेयू कंपनी में एज अ थेरेपिस्ट वर्क के लिए लग गई थी। 2017 में, फेब 2017 में मेरा ज्वाइनिंग हो गई थी। अब मैम जब आपने जैसे जब आपकी जॉब लग गई थी वहाँ पे, आप फैमिली वाले सबने सपोर्ट कर दिया, आपको एग्री वहाँ पे परमिशन मिल गई थी, तो जब आपकी फर्स्ट जॉइनिंग थी वहाँ पे, फर्स्ट डे था, वो आपका कैसा रहा था वहाँ पे? फर्स्ट डे देखिए, मेरे साथ नैब के टीचर गए थे, और वो बैठे थे नीचे और मैं ऊपर गई, और जो वहाँ की एचआर की टीम से थी, एचआर की टीम ने मुझे पूरा सपोर्ट किया। और जो फीमेल एम्प्लॉयज को, बिकॉज मेरा जो जॉब था एज अ थेरेपिस्ट मीन्स कंपनी के फीमेल एम्प्लॉयज को मुझे थेरेपी से रिलैक्स देना था। तो वो कुछ लोगों को अपने साथ लेकर आई, जो एचआर की टीम में थी, चांदनी मैम। तो और बोली देखो ये थेरेपी देंगी तुम्हें, और मेरे सामने ही उन्होंने बोला कि ये ब्लाइंड हैं और इनको सपोर्ट करना है, सब लोगों को कोई भी प्रॉब्लम इन्हें आएगी तो आप लोगों को सपोर्ट करना है इन्हें, और इनसे थेरेपी लेनी है, इनको सपोर्ट करना है। तो कई लोगों ने बोल दिया ठीक है हम सपोर्ट करेंगे। तो मुझे मतलब पूरा सपोर्ट मिला। ऑफिस का स्टाफ भी मेरा बहुत अच्छा था, जो फीमेल और इवन इवन मेल पर्सन भी मुझे पूरा सपोर्ट करते थे। मैं मेट्रो से जाती थी, तो मेट्रो स्टेशन पे ही अगर ऑफिस के कोई भी मेल पर्सन भी मुझे मिल जाते थे, क्योंकि मुझे तो दिखता नहीं कि भी कौन है, और वो लोग खुद मुझे बोल देते मैम आ जाओ आप हमारे साथ चलो, क्योंकि मेट्रो स्टेशन से ऑफिस के लिए मुझे कैब मिलती थी, ऑफिस की बस थी, तो वो खुद अपने साथ बस तक मुझे ले जाते थे, खुद ही देखकर बोलते कि हमारे ऑफिस के हैं ये, हम ले जाएंगे। मैं जो मेट्रो के हेल्पर होते उनको बोल देते। मतलब ऑफिस से मुझे पूरा सपोर्ट मिला। तो फर्स्ट डे और पूरे कोविड टाइम तक मैं ऑफिस में वर्क रही किया मैंने, तो पूरा सपोर्ट मिला। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी रही है, और मैं अपने ऑडियंस से शेयर करना चाहूँगी कि करेंटली नीतू मैम ब्रेस्ट कैंसर को कैसे ट्रीट कर सकते, कैसे पता कर सकते हैं, अर्ली डिटेक्शन ऑफ ब्रेस्ट कैंसर पे काम करती है। तो इसके बारे में हम इस इंटरव्यू में बात नहीं करेंगे, और हम जल्द ही एक दूसरा इंटरव्यू लाएंगे आप सभी के लिए। क्यों नीतू मैम? जी, देखिए, मैंने जब ये एज अ थेरेपिस्ट मैंने वर्क करना स्टार्ट कर दिया, कुछ ही दिन मुझे करते हुए होते, तो उसके बाद हमारे लैब में एक और कोर्स आया, जर्मनी की टेक्निक थी, अर्ली डिटेक्शन ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। इसका था डिस्कवरिंग हैंड्स। तो इसमें जो हमारी पोस्ट होने वाली थी एमटी मेडिकल टेक्टाइल एग्जामिनेशन। तो जो नैब की डायरेक्टर थी उन्होंने बोला कि नीतू तुम्हारा ये वाला कोर्स अच्छा हुआ है और तुम वर्किंग हो, बिकॉज मेरा जो ऑफिस में वर्क था ओनली 3 घंटे का था, 10 to 1। तो मैं जब 10 to 1 मेरा वर्क था, उसके बाद मैं लंच करती थी और 3 बजे तक फ्री होके मैं सेंटर पे आ जाती थी। तो मैम ने बोला तुम आफ्टर लंच फ्री होती हो, अगर तुम चाहो तो ये कोर्स भी कर सकती हो। तो मैंने कहा मैम अगर आप कराओगे तो मैं तो कर लूंगी, मुझे तो अच्छा हो जाएगा। तो मैम ने कहा ठीक है तुम करो इसको भी। तो फिर मैंने ये कोर्स भी किया साथ साथ। फर्स्ट हाफ में मैं जॉब के लिए जाती थी, और वापस आके सेकेंड हाफ में मैं ये क्लास ज्वाइन करती थी 3 to 5। तो
अब मैं क्लास तो ज्वाइन करती थी लेकिन मेरा माइंड उतना नहीं चलता था और बस मैं क्लास में आके बैठ जाती थी। बहुत अच्छे से मुझे नहीं हुआ था, बट मुझे ट्रेनर ने पूरा सपोर्ट किया, नहीं तुम्हें करना है, हम कराएंगे और तुम अच्छा कर रही हो, मुझे पूरा सपोर्ट किया। उस समय मुझे लगता था मैं नहीं कर पाऊंगी, लेकिन मुझे पूरा सपोर्ट मिला ट्रेनर का और नैप के सारे टीचर्स ने, और जो नैप की डायरेक्टर थी उन्होंने स्पेशली सपोर्ट किया। एक दिन मैंने जाके बोल दिया, मैंने कहा मैम मैं नहीं कर पाऊंगी, तो मैम बोलते नहीं तो अगर तुम ऐसी बात कह रही तो हमें लगता है फिर तो कोई भी नहीं कर पाएगा, तुम ऐसा नहीं कह सकती हो, तुम्हें करना है। तो मैंने कहा ठीक है मैम कर लूंगी मैं। तो फिर मैंने किया और एग्जाम भी मेरा बहुत अच्छा नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी मेरा हो गया वो फाइनल। और उसके बाद फिर मैंने एज अ एमटी भी वर्क किया, जॉब के साथ साथ पार्ट टाइम जॉब भी किया। तो वो कोर्स के बारे में हम नेक्स्ट इंटरव्यू में, जैसे मैम आपने बताया, पूरा डिटेल उस पे हम बात करेंगे। जी जी बिल्कुल। तो हम इस पे एक अलग सा इंटरव्यू लाएंगे जल्द ही। सो नितिन मैम, आपके साथ हम अभी एक रैपिड राउंड खेलेंगे जिसमें आपको 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसका आपको जल्दी से आंसर करना है। तो स्नेहा मैम, आप अपने क्वेश्चन के साथ रेडी रहना। तो नितिन मैम, मेरा रैपिड राउंड का फर्स्ट क्वेश्चन आपसे आपसे ये है कि आपका रोल मॉडल कौन है? मेरा रोल मॉडल अगर मैं कहूँ तो मेरे घर के ही लेडी हैं और मेरे भैया के बच्चे, क्योंकि जब मैं पहली बार नैब में आ रही थी तो भाई के बच्चे और भाई मेरी भाभियां मेरी बहुत खुश थी, और मतलब उन्हीं से मुझे सपोर्ट मिला। और भैया का बेटा था जो कि उस समय शायद 10th में नहीं 12th कर चुका था। तो उसको जैसे पता लगा कि बुआ को ऐसे कोई मिल रहा है और वो बुआ जा रही है, तो मम्मी को बोलता है वो अपनी की मम्मी देख लेना बुआ तो कुछ सीख के आएंगी। तो भाभी ने मुझे बताया, मैंने कहा हाँ ये तो ऐसे ही बोलता रहता है, पागल है। तो उसके बाद फिर हम जब नैब में आए तो भाभी ने, जो हमारी वार्डन थी, उनको बोला मैं गारंटी लेती हूँ हमारी दीदी तो यहाँ से कुछ सीख के जाएंगी, वो ऐसा नहीं जाएंगी। और बाद में फिर मुझे सपोर्ट भी मिला घर से पूरा कि दीदी जाओ करना है ऐसे, मतलब घर से ही मेरा, अगर मैं कहूँ तो रोल मॉडल मेरे घर के ही मेंबर हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। आज जहाँ वुमेन एम्पावर की बात की जाती है, वुमेन एम्पावरमेंट की, वहाँ हम देखते हैं कि कुछ कुछ फैमिलीज़ में लेडीज़ आगे आके एक दूसरे को सपोर्ट करती है, तो ये बहुत अच्छी बात है। सो मेरा अगला क्वेश्चन आपसे ये रहेगा मैम कि आप मोबिलिटी के बारे में क्या सोचती थी जब आपको पहली बार अकेले ट्रैवल करना था? तो आपके मन में कोई ऐसे थॉट्स आए होंगे, तो कोई 2 थॉट्स आप बता दें। मन में मतलब जब ट्रेवल करने की बात हुई तो मैं पहले कभी भी नहीं निकली थी अकेले। अब बस मैं तो बिल्कुल सीधे तो चल ही नहीं सकती, मैं कुछ टच करके किसी का हाथ पकड़ के ही चल सकती थी। और अगर मुझे बोल दिया जाए रोड पे, तो मैं यहाँ पे खड़ा कर दिया जाए कि सीधे जाओ, तो मैं सीधे नहीं जा सकती, मैं तो रोड के बीच में आ जाऊंगी, मैं टेढ़ी हो जाती हूँ तो मैं चल ही नहीं सकती थी। लेकिन जब बात आई कि हाँ मुझे जाना है, तो 2 दिन तो मैम गई। अब मैंने सोचा मैम मेरे साथ जाके क्या करेंगी, मैं तो अपना काम कर रही हूँ और मैम तो खाली बैठ के वहां बोर होंगी। तो लेकिन कोई बात नहीं, मैं चले जाऊंगी जैसे भी, मैं पब्लिक को बोलूंगी, ऐसे बोलेंगे कोई भी हेल्प कर देगा। तो मैंने कहा मैम आप छोड़ दीजिए, मैं चली जाऊंगी अकेले, आप बोर हो गए फिर वहां पे। 2-3 दिन मैम गई थी साथ में, और उसके बाद मैं अकेले गई थी। पहले दिन ही जब मैं अकेले गई, मुझे नैब से निकलती 2-3 लड़कियां मिल गई और वो अपना कुछ स्कूल का वर्क कर रही थी कि हम आपको छोड़ दें। मैंने कहा हाँ आप मुझे छोड़ दो मेट्रो स्टेशन तक। मैं उनके साथ साथ चली गई बातें करते हुए। तो पहला वो मेरा एक्सपीरियंस था अकेले जाने का। और बाय मेट्रो में जाती तो मैं पूरा मतलब हेल्प हेल्प लेते हुए ही जाती थी। हाँ, और एक मतलब ये कि मेरे ये था कि मुझे थोड़ा सा पहले निकलना है, जहां मुझे मेरा टाइम है पहुंचने का, मैं टाइम पर पहुंचूं, लेट ना करूं। भले ही मैं 10 मिनट पहले पहुंच जाऊं, भले, लेकिन मैं दूसरों को वेट ना कराऊं। तो मुझे क्या है कि मेट्रो पे हेल्प लेनी है, फिर जहां उतरेंगे वहां भी हेल्प लेनी है। तो मैं 10 मिनट अगर मुझे पहुंचने में लग रहे हैं, तो मैं 20 मिनट पहले निकलती थी, मैं भले ही खड़े रहूं।
तो हेल्प के लिए मैं बोलती तो कोई हेल्प करता, कोई नहीं भी करता, तो उससे मुझे गुस्सा नहीं आता था कि लग रहा है कि वो नहीं कर रहे हैं हेल्प, तो कोई बात नहीं, मैं दूसरे को बुला लूंगी। तो मैं पेशेंस रख के कि हाँ प्यार से, और मेट्रो के हेल्पर को, भैया कोई बात नहीं, आप काम कर रहे हो, आ जाना थोड़ी देर में। तो पूरा पेशेंस रख के और टाइम लेके चलती थी कि भाई मुझे भले ही मैं खड़े रहूं, कई बार ऐसा होता मैं 20 मिनट पहले, हाँ फटाफट मुझे हर जगह हेल्प मिल जाती तो मैं पहले पहुंच जाती, मैं मुझे फिर खड़े रहना पड़ता था। लेकिन दूसरों के लिए मैं टाइम लेकर नहीं चलती थी कि मुझे जल्दी जल्दी करना है ऐसे कुछ, तो बस माइंड में अपने टाइम से पहले मुझे पहुंचना है, ये सोच। ओके, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैम आपकी हॉबीज़ क्या है? मेरी हॉबीज, अगर मैं बात करूं हॉबी की, तो मुझे अगर कोई चीज मुझे आती है तो उससे मुझे दूसरों को सिखाने में बहुत अच्छा लगता है। कि अगर मुझे कुछ आता है मैं किसी को सिखाऊं, और सिखाऊं भी ऐसे पर्सन को जिसको आसानी से नहीं आता। जो सीखने वाले वो तो कहीं भी सीख लेंगे, पर जो स्लो लर्नर हैं उनको मैं सिखाऊं। अगर मैं किसी एक को, ऐसे पर्सन को सिखा दूं तो मुझे बहुत खुशी होती है। और दूसरी चीज, म्यूजिक में थोड़ा मेरा इंटरेस्ट है, बट वो गाने वगैरह नहीं, भजन। मैं पूरे दिन पहले भजन ही सुनती रहती थी टीवी में और रेडियो में, और आस्था चैनल पे मतलब धार्मिक चीजें देखने का मुझे बहुत शौक है। ओके, हाँ तो मैम, ऐसा कभी हुआ है आपके साथ, जैसे अभी आपने बोला, जो जो मतलब नहीं सीख सकते, वो बहुत धीरे धीरे सीखते हैं, उनको सिखाने में आपको बहुत इंटरेस्ट है, ऐसा कभी हुआ है आपके साथ? जो बहुत कम सीखते हैं, बहुत धीरे धीरे सीखते हैं, उसको आपने सिखाया हो और आपको कभी गुस्सा टाइप का ऐसा कुछ आया हो? आ, कभी कभी गुस्सा भी आ, जैसे सिखाते सिखाते जैसे यहाँ पर हम नैब में ही आए, तो एक दो लड़कियां थी बहुत स्लो, मतलब जो पहले को नहीं सीखा जिन्होंने कुछ भी, तो उनको तो नहीं इतनी जल्दी समझ में आएगा। तो सिखाते सिखाते कभी कभी गुस्सा भी आता, लेकिन फिर वो धीरे, थोड़ी देर बाद ही मैं सोचती कि अरे मैं क्यों गुस्सा कर रही हूँ, तो ऐसे ठंडा भी हो जाता था। फिर बाद में कुछ सोचती मैं इन पर गुस्सा क्यों कर रही हूँ, ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैंने उन्हें लेकिन सिखाने के बाद मुझे बहुत खुशी होती थी फिर कि हाँ मैंने इन्हें सिखाया। मैम आपके लिए रैपिड राउंड का लास्ट क्वेश्चन ये है कि आप अपने लाइफ का कोई एक फनी इंसिडेंस हमारे साथ शेयर करें, जो आपको लगता है सॉरी। कि कोई भी एक फनी इंसिडेंस जो आपके साथ हुआ हो, जिसको आज आप सोच के हंसते हो। फनी इंसिडेंस, तो मैं मैम ये तो बड़ा डिफिकल्ट सा क्वेश्चन कर दिया आपने, ऐसा कुछ मेरे माइंड में भी इतनी नहीं है। सारी गलतियां हम करते हैं, फिर बाद में हम ही उन गलतियों पे हंसते हैं। जब कोई भी फनी मोमेंट्स या आपके साथ बाहर हुआ हो, कहीं या हॉस्टल में या घर पे? इस समय तो ध्यान में ही नहीं आ रहा है कुछ भी। ओके, वो चीज सोच। क्या बताऊं। स्टडी विद वीआई में आप इतने महीनों से हो, उधर कोई फनी इंसिडेंस या कोई स्टडी सरप्राइजिंग विद इवेंट? वीआई में, हाँ सरप्राइज, स्टडी विद वीआई में मेरे साथ ही सरप्राइज था जब मैंने एक हिंदी टाइपिंग का कोर्स किया था। तो वहां पे और भी काफी सारे लोग थे। तो अब जब वो मेरा कोर्स पूरा हो गया, 2-3 दिन का ही था, कोर्स पूरा होने के बाद मुझे एक कॉल मैसेज आता है किसी का कि आप क्या करती हो, कहाँ से। मैंने उन्हें लिख के भेजा, भी आपको मेरा नंबर कहाँ से मिला और आप कौन हो। तो उन्होंने अपना नाम लिख के भेजा और बोले कि, फिर उन्होंने मैसेज किया कि आप हिंदी टाइपिंग के ग्रुप में थी। तो वहीं से हमने आपका नंबर लिया, और आप, हम भी ब्लाइंड लोगों के लिए काम करते हैं, हम भी ब्लाइंड हैं, आप हमारे साथ काम करोगी क्या। तो मैंने कहा हाँ मैं कर लूंगी, लेकिन मुझे कुछ काम करना तो आता नहीं है। मुझे कोई ऐसी चीज नहीं आती है, कहोगे तो मैं कर लूंगी, पर मुझे कुछ आता नहीं है। तो उन्होंने, फिर उनका कॉल आया मेरे पास, जो आज हैं स्टडी विद वीआई के हेड। तो उनकी कॉल आई, फिर मैंने कहा आपको, लेकिन मुझे कैसे लगा मैं काम तो बोले कि हम यूट्यूब। मैंने कहा आप क्या काम करते हो। तो उन्होंने बोला हम यूट्यूब पे वीडियो डालते हैं और कंपटीशन कराते हैं। मैंने कहा हाँ यूट्यूब पे मुझे भी, मैं भी वीडियो देखती हूँ और मुझे
बड़ा अच्छा लगता है कि कोई खड़ो के लेक्चर दे रहा है, कोई स्पीच दे रहा है। मेरा भी मन करता है कैसे देते हैं, क्योंकि मुझे तो कुछ आता नहीं है। मुझे भी अगर वीडियो डालने का मिले काम तो मैं करूंगी, लेकिन मुझे आता तो है नहीं। आप सिखाओगे तो मैं सीख लूंगी। बोले हाँ हम सिखाते भी हैं। मैंने कहा हाँ, अगर मुझे सिखाओगे तो मैं सीख लूंगी, मुझे भी शौक है सीखने का। आप देख लेना, अगर मैं कर पाऊंगी तो करा लेना, नहीं तो फिर मैं छोड़ दूंगी आपका ग्रुप। तो उन्होंने बोला ठीक है। अब उन्होंने फिर मुझे ले लिया अपनी टीम में। और पता नहीं उन्हें मुझे मेरे अंदर क्या लगा, मैंने भी कभी उनका नाम नहीं सुना था हेड का, और ना ही मैं वहां पे ग्रुप में ऐसे बोल रही थी। पता नहीं, ये मुझे आज तक भी पता नहीं लगा कि उन्हें मेरे अंदर क्या लगा कि उन्होंने मुझे कॉल किया और ऐसे पूछा। पता नहीं, उन्होंने आज तक बताया भी नहीं मुझे। लेकिन फिर उसके बाद मैंने एक ट्रेनिंग की उनकी 15 दिन की। उसके बाद फिर उन्होंने बोला अब हम आपको प्रमोट करते हैं। फिर जस्ट एक कंपटीशन कराया, उसमें बोला कि आपको वेलकम स्पीच देनी है। मैंने कहा मैं कैसे वेलकम स्पीच दूंगी। बोले हाँ आपको देनी है। तो मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। मैंने कहा ठीक है, मैं आप जो मुझे लगता है वो मैं रिकॉर्ड करके आपको भेज दूंगी। आपको लगता है मैं कर रही हूँ तो आप करा लेना मुझसे, नहीं तो किसी और से करा लेना। तो बोले ठीक है चलो आप भेजना। अब मैंने रिकॉर्ड करके भेजा और उन्होंने बोला कि नहीं अब यहाँ पे इसमें ये गलती है। मैंने कहा ठीक है मैं दोबारा ट्राई करती हूँ। दूसरे दिन फिर भेजा। अब वो एक हफ्ते तक यही चीज चलती रही, जब तक वो उसकी रिकॉर्डिंग का टाइम नहीं आ गया। मैं भी रिकॉर्ड करके भेजती है, वो बोलते ये गलती है, फिर मैं वापस करती, मैं भी नहीं हारी वो भी नहीं हारे, गलती निकालते निकालते। अब मैं करते करते बस मैं करती रही। उसके बाद फिर जिस दिन रिकॉर्डिंग होनी थी दोपहर में, सुबह में जब मैंने भेजा तो फिर उनका कॉल आता है कि बिल्कुल ये बिल्कुल ठीक है, और समझ लो इसी को कॉपी पेस्ट करना है वहां पे। मैंने कहा ठीक है सर। अब वो लास्ट मोमेंट पे इतना अच्छा हो गया वो वेलकम स्पीच। उसके बाद फिर वो हर बार मुझे बोल देते कुछ भी करने को, ये करेंगे। मैंने कहा मैं सर आप ऐसे कैसे मेरे ऊपर बिलीव कर रहे हो, मैं कैसे कर लूंगी, मैंने तो ये कभी करा भी नहीं है। उसके बाद एक बार बोलते कि आर्टिकल लिखना है। तो सर मुझे आर्टिकल लिखना कहाँ आता है, मैंने कभी भी नहीं लिखा। फिर मुझे गुस्सा भी आता था, मुझे बोल देते हैं कुछ भी करने को, ये तो सोचें कम से कम इसको आता है नहीं आता। तो मैंने ऑब्वियसली कभी ये काम, हाँ, मैंने ये काम किया नहीं है तो मैं कैसे कर लूंगी। इनको समझ नहीं आता मैं कैसे कर लूंगी। बोल रहे दे रहे हैं, बोले नहीं तो मैम करेंगी। मैंने कहा ठीक है। बस मैं मना नहीं करती थी, मैंने कहा मैं एक बार लिख के देखूंगी, आपको भेजूंगी, अगर आपको ठीक लगे रख लेना वरना किसी और से लिखवा लेना। बोले हाँ ठीक है। अब मैंने लिख के भेजा, उन्होंने कहा ठीक है। मैंने कहा अरे नहीं तो ठीक लग रहा है चलो। फिर मुझे खुशी, चलो मुझे ये करना आ गया। फिर मुझे बाद में खुशी होती जी ये मुझे करना आ गया। तो स्टडी विद बीआई में अगर मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। मुझे बहुत अच्छा लगता है वहां पे अब काम करके। पर हाँ जब किसी भी नए चीज के लिए बोल रहे फिर मुझे गुस्सा भी आता है, क्यों करवा रहे हैं मुझसे ही। चलो मैम अब एक बात पता चल गई है, ये नीतू मैम अभी हमसे गुस्सा भी होती है जब मैंने गुस्सा भी होती है, आज ये भी पता चल गया। तो मैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ आने से पहले कुछ शेयर करना चाहूँगी सारे ऑडियंस के साथ। नीतू मैम सिर्फ 15 दिन के लिए ही सही लेकिन मेरी स्टूडेंट रही हैं, तब से ही मैं नीतू मैम को जानती हूँ। तो ऑलमोस्ट ऐसा कहें कि 1.5 साल से भी ज़्यादा हो गया मुझे नीतू मैम को देखे हुए। तो एक चीज़ मैं हमेशा अप्रिशिएट करती हूँ और मैं कई लोगों को भी बोलती हूँ कि मतलब, और मैं खुद भी सोचती हूँ कि हम छोटी छोटी बातों को लेके अपसेट हो जाते हैं। हाँ, काम का प्रेशर आ गया, हम ऐसे टेंशन लेके घूमते हैं, या फिर हम कई बार जब जॉब पे जाते हैं तो शाम को आके जब हमें बोला जाता है कि भाई तुम्हें ये करना है, तो हम ऐसा करते कि यार क्या मतलब मैं इतना ट्रैवल करूँ, इतना काम करूँ और फिर मैं ये करूँ। लेकिन नीतू मैम की ये चीज़ बहुत अच्छी है कि वो कभी किसी चीज़ के लिए मना नहीं करती। आज भी वो वर्क करके आई है इस इंटरव्यू के लिए, और इवन तो मैं लेट हो गई थी लेकिन वो एकदम टाइम से आई है। और नीतू मैम को मैं जितने भी दिनों से अपनी टीम के साथ देख रही हूँ, या चाहे जब वो पर्सनली क्लास लेती थी, नीतू मैम कभी भी लेट नहीं आती है, हमेशा वो एक पंक्चुअल रही है। और कहीं ना कहीं उनकी ये पंक्चुअलिटी ही उनको आज वो जहाँ है वहाँ पर रखी है, क्योंकि जो टाइम की इज़्ज़त करता है और उसी को सब कुछ मिलता है, ऐसा कहा जाता है टाइम इज़ मनी।
सो यही चीज़ नीतू मैम के साथ है, और नीतू मैम को मैंने हमेशा हंसते हुए देखा है। भगवान को आप हमेशा ऐसे ही हंसते रहो और दूसरों को इंस्पायर करो। तो नीतू मैम लास्ट में आप क्या मैसेज देना चाहेंगी हमारे ऑडियंस को, हमारी टीम को? हाँ, ऑडियंस के लिए देखिए मैम, मेरा मैसेज यही रहेगा कि हमें कभी भी गॉड पे ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हमारे साथ ये क्यों हो गया, है ना। मेरे मन में कभी भी ये चीज नहीं आती है, क्योंकि जब मैं नैब में आई हूँ मैंने देखा है मुझसे भी बहुत ज्यादा वीक लड़कियां हैं। तो मैं सोचती हूँ कि इनसे तो मैं बहुत अच्छी हूँ। और दूसरी चीज, फैमिली मेरी सपोर्टेड है, फैमिली की तरफ से मुझे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, ना ही मुझे फाइनेंस की कोई दिक्कत है। तो मुझे हर चीज बहुत मिली। और बस पेशेंस रख के, और मैं गॉड को भी कभी भी नहीं कहती, मैं बोलती कि जो नहीं था वो नहीं हुआ वो ठीक है, कम से कम अ, अच्छा है। जो नहीं हुआ वो हमारे साथ वो अच्छा है। तो गॉड पे भी मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगता है, और बल्कि गॉड पे तो मुझे दिन पे दिन विश्वास बढ़ता जाता है। मैं सोचती हूँ कि मैं पूजा करती थी और गॉड पे विश्वास करती थी, इसी की वजह से आज मैं यहाँ तक पहुंची हूँ। भले ही देर से, और लेकिन पहुंची हूँ। तो मैं सभी को ये मैसेज देना चाहूंगी कि जिंदगी में जो भी मिलता है वो सीखें। कभी भी समय बलवान है, और कभी भी देर है अंधेर नहीं, भगवान के घर में ऐसा कहते हैं। तो हमें जब जो मिले किसी से भी सीखने को, हमें हमेशा सीखना चाहिए। क्योंकि मैं भी नैब में भी आकर या कहीं भी मुझे मिलता है कि कुछ मुझे सिखा रहा है कोई, अगर किसी को आता है, चाहे वो मुझसे छोटा है चाहे बड़ा है, तो मैं उसके पास खुद जाके, ये नहीं कि उसने मुझे, वो मेरे पास आएगा, मैं बड़ी हूँ तो बस, अगर वो कोई मुझे सिखा रहा है तो मैं उसके पास जाऊंगी। और एक बार उसने मना किया तो दोबारा जाऊंगी, फिर तीसरी बार की। मुझे सीखना है तो मुझे जाना है। तो पेशेंस रख के, और बस जो सीखने को मिलता है वो सीखें, और अ, समय पर विश्वास रखें, गॉड पर विश्वास रखें। और कभी भी बुरा नहीं होगा, जो होता है वो अच्छे के ही लिए होता है। यही मेरा मैसेज है। स्नेहा मैम, क्या आप कुछ पूछना चाहेंगी? के सो नीतू मैम बिल्कुल सही कह रही थी कि हमेशा एक लर्निंग एटीट्यूड रखिए अपने आप में, और हिम्मत ना हारे, अपनी विल पावर स्ट्रॉन्ग रखिए, क्योंकि हार के आगे जीत है। तो इसी के साथ मैं इस इंटरव्यू सेशन को कंक्लूड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सबको मज़ा आएगा ये इंटरव्यू सेशन सुन के, और कहीं मत जाइएगा, हम नीतू मैम का एक और सेशन लेकर आएंगे, और ऐसे ही कई इंटरव्यूज़ हमारे चैनल पे हर महीने की 21 यानी 21 तारीख को फ्लाइट ऑफ स्पिरिट में देखने मिलेंगे। इन्हीं कुछ ओके। शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम दूंगी। देर से आए लेकिन आए तो सही। गर्व होता है ये कहते हुए कि जब परेशानियों से लड़कर यहाँ खड़े हैं, तब आज दुनिया हमारे साथ है, आज दुनिया हमारे साथ है। बहुत बहुत धन्यवाद नीतू मैम कि आप आई और अपना कीमती समय हमें दिया। मैं धन्यवाद करना चाहूँगी स्नेहा मैम, जो आज मेरे साथ इस मंच पर इंटरव्यू लेने के लिए उपस्थित रही। धन्यवाद करना चाहूँगी स्टडी विद वीआई की पूरी टीम को कि मुझे ये मौका मिला कि मैं नीतू मैम का इंटरव्यू ले सकूँ। और धन्यवाद आप सभी ऑडियंसेस का, जिनकी प्यार से ही आज हम ऐसे इंटरव्यूज़ लेकर आ रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। साथ साथ मैं धन्यवाद करना चाहूंगी स्नेहा मैम और शेजल मैम, आप दोनों का। और मैं पूरी स्टडी विद वीआई की पूरी टीम को धन्यवाद देना चाहूंगी कि मुझे आपने इस काबिल समझा और इंटरव्यू लेने के लिए आमंत्रित किया। धन्यवाद।